हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। सबको गुड इवनिंग। जल्दी से सभी जुड़ जाइए। और जो नए व्यूअर है उनको मैं बताना चाहूँगा, अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी व आरबीएससी की जो पुरानी किताबें हैं और अभी नया कोर्स आया एनसीईआरटी, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रत्येक कंपटीशन में उसमें से प्रश्न पूछा जाता है, साथ साथ में बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको आसान भाषा में समझाए जाते हैं, साथ साथ में कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पूरा होने के बाद आपको यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। सबसे पहले अपना क्लास, आज की क्लास के अंदर अपन 10 प्रश्नों को देखेंगे और 10 के 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इस प्रश्नों के अंदर अपन आज डिस्कस करने वाला है विशेष प्रकार के कुछ प्रश्न जो प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटा सा मोटिवेशन कोट देखते हैं, फिर अपन प्रश्नों को देखते हैं। आज का कोट कुछ इस प्रकार से है, आपको सेवा करनी चाहिए परंतु किसी से आशा नहीं। कहने का मतलब है, सबसे पहले ये कहा गया है कि आपको सेवा करनी चाहिए, किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। यानी कि यदि आपको कहीं किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, बुजुर्गों की, या आप ऐसे कह दो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी यदि आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो आपको सेवा करनी है। आपको आशा नहीं करनी है कि उनके उपलक्ष्य में आपको वो कुछ देंगे। यानी कि आपको हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, लेकिन उसका जो फल है उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो आपको कौन देता है? भगवान देता है, न कि कोई व्यक्ति देता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आज की क्लास के अंदर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोटीन, यानी कि एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किस में होगा? बिल्कुल 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 सिंपल प्रश्न है। वैसे देखे तो ऐसे प्रश्न ऐसे करके ये सेम की सेम लाइन पूछा गया प्रश्न एसएससी के अंदर है। वैसे देखे तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रोटीन का निर्माण किस में होगा? बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही बता रहे हैं। किस में होगा? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S उसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो पहला प्रश्न उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा 12वीं पास कर चुका है, चाहे वो 6ठी में है, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? हरित गृह प्रभाव आपने पढ़ा होगा, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है। ये आपके रीट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर ये हरित गृह प्रभाव है, और ये पूरा सेशन है। इनके अंदर जो भी प्रश्न है वो रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप देखोगे हरित गृह गैस कौन सी है, तो हरित गृह गैस के अंदर मीथेन CH4 भी है, CO2 भी है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो होती है वो हरित गृह गैस नहीं है। इसके लिए एक सामान्य मैं आपको सिंपल सा आपको लॉजिक बताना चाहूंगा। हरित गृह गैस के अंदर यदि गैस का जो अणुसूत्र वो लंबा आपको दिख रहा है, यानी कि उसके अंदर आपको 3 अक्षर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है CH4, यहाँ पर दिख रहा है CO2, यहाँ पर N2O, लेकिन यहाँ पर सिर्फ N2A2 है। इसका मतलब जिसके अंदर 3 अक्षर है या 3 से अधिक है तो वो सामान्यतः हरित गृह के अंदर, हर जगह नहीं कह रहा हूँ, सामान्यतः वो कैसी है? हरित गृह। लेकिन जिसके अंदर 2 है या 1 है तो वो किस में आती है? वो आती है हरित गृह गैस नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आपके है, तीसरा प्रश्न है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भी अपने दोस्तों के साथ। 1 मिनट रुक जाना। तीसरा प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से डाइसैकेराइड है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है मोनो, एक होता है डाई और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड नहीं है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है क्या, माल्टोज डाइसैकेराइड है क्या, स्टार्च? बिल्कुल आंसर बता दीजिए जल्दी से कमेंट के अंदर, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। डाइसैकेराइड कौन सा है? डाइसैकेराइड का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर डाइसैकेराइड के अंदर कौन है भाई? बता दो जल्दी से, यहाँ पर कौन है?
स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च पॉली है तो डाई नहीं है। लैक्टोज एक क्या है, डाइसेकेराइड है। और लैक्टोज बना होता है, आप यहाँ पर आगे लिख लेना, लैक्टोज के अंदर क्या क्या होता है, तो लैक्टोज के अंदर एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। जब मोनो मोनो जुड़ेगा तो डाई बनेगा। तो लैक्टोज के अंदर ध्यान रखना, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। अब दूसरा है सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर क्या होगा, तो सुक्रोज के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है ग्लूकोज, सुक्रोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी कि जीएफ। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज, जी हो गया, और एफ, यानी कि आपको सुक्रोज जब भी आए, सुक्रोज को क्या कहता है, टेबल शुगर कहता है। क्या कहता है, टेबल शुगर या कैन शुगर इसको कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा एक स्पेशल शुगर के लिए, जैसे इसको लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, तो इसी तरह से सुक्रोज को कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं भी टेबल शुगर या कैन शुगर। और जब भी आपको सुक्रोज दिखे तब जीएफ याद करनी है। जब जब सुक्रोज दिखे तब तब आपको क्या याद करना, जीएफ। तो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। माल्टोज, माल्टोज के अंदर क्या होता है, तो माल्टोज के अंदर सबको पता है क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर जीजी, यहाँ पर जीएफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीजी है, लेकिन यहाँ पर एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। तो ये आपको ध्यान रखना। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च के अंदर क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और स्टार्च जो होता है वो स्टार्च किसमें पाया जाता है, स्टार्च सामान्यतः पादपों के अंदर पाया जाता है, और स्टार्च का आप क्या करते हो, पाचन करते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आ रहा हूँ, इस चीजों को आपको लिख लेना और बार बार याद करना। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर लाई है, ग्लूकोज क्या है, ग्रेप शुगर है, यानी कि ये अंगूर में पाई जाती है, ग्रेप शुगर इसको कहता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ग्लूकोज एक ग्रेप शुगर है, प्रश्न सीधा आता है एसएससी के अंदर। उसके अलावा रीट के अंदर, पटवार के अंदर कि ग्रेप शुगर कौन सी ऑप्शन के अंदर दे देगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो कौन सी है भाई, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहता है, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया प्रश्न है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहता है। फ्रुक्टोज जो होता है उसको फ्रूट शुगर कहता है। फ्रुक्टोज को क्या कहता है, यहाँ पर फ्रुक्टोज एफ है और यहाँ पे फ्रूट एफ है, ये तो आपके ध्यान रह जाएगा। गैलेक्टोज के अंदर ध्यान रखना है ब्रेन, गैलेक्टोज के अंदर क्या ध्यान रखना है, ब्रेन। और ग्लूकोज सबको याद है, ग्लूकोज ग्रेप्स। उसके अलावा सुक्रोज को मैंने अभी कहा टेबल शुगर इसको कहता है, यहाँ कैन शुगर कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहता है, ये ध्यान रखना है। और लैक्टोज दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर या मिल्क शुगर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साबित होगी, देख लेना। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और आप इसको कॉपी में नोट आउट करने का प्रयास करें। आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जब आप वर्गीकरण पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन, चाहे पादपों का वर्गीकरण चाहे जंतुओं का वर्गीकरण, तो उसमें सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है विभाग, और सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। भाई कंद से तो कोई मतलब नहीं है, मूल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जाति। जाति सबसे छोटी इकाई है, जाति के बाद फिर वंश, फिर ऐसे करके वर्ग गण ऐसे करके चलता रहता है। सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है विभाग। सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई ध्यान आपको रखना है, सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में जीन विनिमय होता है। यानी कि जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। और जीन विनिमय हमेशा ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है, और अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था आती है, अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है उस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आती है। और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या आती है, 5 उप परावस्थाएं आती है। पहली आती है यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक आती है प्रोफेज के अंदर डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, ठीक है। उसके अलावा जाइगोटीन सबसे पहला हो गया, डिप्लोटीन नहीं सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको कहा था, सबसे पहले है लेप्टोटीन, सॉरी सबसे पहले क्या है, लेप्टोटीन। दूसरा हो जाएगा डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, और दूसरी हो जाएगी जाइगोटीन, सॉरी पहली हो जाएगी लेप्टोटीन, दूसरी हो जाएगी जाइगोटीन, तीसरी हो जाएगी पैकाइटीन, चौथी हो जाएगी डिप्लोटीन, और पांचवी हो जाएगी डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज की 5 उप प्रावस्थाएं आती है, लेप्टो, जाइगो,
उसके अलावा पैकाई और डिप्लो और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में जीन विनिमय होता है? बिल्कुल, कौन सी अवस्था में होता है? पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय होता है। और इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, यानी कि ये गुणसूत्र है ये एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, इसके बीच में काइजमेटा बनता है और काइजमेटा बनेगा तो इसके अंदर जीनों का आदान प्रदान होता है और जीन विनिमय के कारण संततियों के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। आगे का यहाँ पर छठा प्रश्न है, यहाँ पर भाई शल्य क्रिया करने से पूर्व रोगी को दी जाती है, यानी कि जब भी आपके शरीर में कोई ऑपरेशन, शल्य क्रिया वाला ऑपरेशन है, जब शल्य क्रिया की जाती है तब रोगी को क्या दिया जाता है? क्या दर्द निवारक गोलियां दी जाती, दवाई दी जाती है, एंटीसेप्टिक दिया जाता है, एंटीपायरेनिक दवा दी जाती है, यहाँ निश्चेतक दी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा निश्चेतक जो होता है, जिसके अंदर सामान्यतः मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो अफीम से प्राप्त होने वाला एल्कोलॉइड है। 10वीं की किताब के अंदर पहले पार्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है मॉर्फिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? अफीम से प्राप्त होता है। ये एक विशेष प्रकार का एल्कोलॉइड है जो दर्द निवारक या शल्य क्रिया के समय इंजेक्शन के अंदर भरकर दिया जाता है। तो ये उसके लिए एक शब्द आता है, उसके लिए एक बेहोशी की दवा के अंदर एक नाम आता है निश्चेतक। ये सब ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, ऐसे ढीले पड़ के मत बैठो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को जोड़ो, ताकि आपको भी आनंद आए और हमारे को भी थोड़ा क्लास लेने का आनंद आए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन के कौन से पोषक तत्व से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से, प्रोटीन से या विटामिन से? बोलो बोलो भाई, जल्दी से बता दीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? तो लगभग 4 किलो कैलोरी। क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी? वसा से देखोगे तो लगभग 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, और यहाँ पर 4.3 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किससे हो जाएगी? वसा से। और एक यहाँ पर चीज ध्यान रखना, जिससे ऊर्जा ज्यादा मिलेगी उसका पाचन भी धीरे धीरे होगा। जिससे आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी उसका पाचन धीरे धीरे होता है। तो फटाफट पाचन किसका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। फटाफट पाचन कार्बोहाइड्रेट का होगा तो त्वरित ऊर्जा किससे मिल जाएगी? कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी। तो प्रश्न आपसे पूछे त्वरित ऊर्जा के लिए भोजन का कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट। खिलाड़ी, धावक जो भी होता है वो खेल के मैदान के अंदर पानी की बोतल के अंदर किसका यूज करता है? ग्लूकोज का यूज करता है, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जल्दी से पाचन हो जाता है। तो त्वरित ऊर्जा चाहिए, फटाफट ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो वसा यूज करनी है, लेकिन वसा का पाचन भी धीरे धीरे होता है। ये जो प्रोटीन होता है वो सामान्यतः ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऊर्जा देता है। इसका काम शरीर में दूसरा रहता है, ये शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, 8वां प्रश्न यहाँ पर है, किस पोषक तत्व का सबसे अंतिम पाचन होता है? बोलो भाई, सबसे पहले तो किसका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन जल्दी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर किसका होता है? वसा का। और सबसे अंतिम रूप से किसका होता है? प्रोटीन का। मैं कह रहा हूं प्रोटीन वैसे ही ऊर्जा देने का स्रोत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। तो अंतिम रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन। और प्रोटीन के पाचन के बाद व्यक्ति के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको कीटोन बॉडी कहते हैं, और कीटोन बॉडी के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये कीटोन बॉडी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई, 9वां प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है, निम्न में से मोनोसैकेराइड कौन सा है? मोनोसैकेराइड, पहले अपन ने देखा था डाइसैकेराइड नहीं है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है, गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, ध्यान रखना गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, और काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 3 तो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड और 1 हो जाएगा यहाँ पर मोनोसैकेराइड। तो मोनो, यदि आपसे ऐसे पूछता निम्न में से 1-3 यहाँ पर मोनोसैकेराइड दे देता और 1 दे देता पॉली, और प्रश्न पूछता पॉलीसैकेराइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे प्रश्न कंपटीशन के अंदर खूब सारे पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम को देख लो, आप रेलवे की देख लो, एसएससी देख लो, राजस्थान के अंदर देख लो, किसी भी कंपटीशन को, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप कंपटीशन में आ गए हैं, 12वीं आपकी पास हो गई है। राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने घोषणा की है कि लगभग 8,300 यानी कि 8,500 के आसपास पुलिस की भर्ती की जाएगी। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी एलिजिबल है इस पुलिस के अंदर 10वीं पास मांगता है, और जिसकी एज क्राइटेरिया पूरा हो गया है, जिसकी हाइट बराबर है, जो रनिंग कर सकता है, जो कंप्लीट है फिजिकल रूप से, वो फॉर्म भरना, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना। और ये प्रश्न आपके साइंस उसके अंदर पूछी जाती है,
5 प्रश्न आपके पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस चीज़ों को आप पढ़ो। कुछ बच्चे, जब मैंने वीडियो बनाया था 12वीं के बाद क्या करें, तो कुछ बच्चे कह रहे थे आखिर क्या करें, तो मैं कहना चाहूँगा जो 12वीं पास है वो पुलिस का फॉर्म भर दे और उसकी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब आप कंपटीशन में आगे हो और कंपटीशन के हिसाब से धीरे धीरे तैयारी करते रहो। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। 10वां प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है वॉट, जूल, न्यूटन या एम्पियर। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए क्या है ऊर्जा का मात्रक, क्या है। वॉट किसका है, बोलो भाई, शक्ति का है, ठीक है। जूल किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। न्यूटन किसका है, बल का। बल का मात्रक न्यूटन है। वो सेब का ऊपर आके गिरा था, न्यूटन ने खोज की थी, सबको पता है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है। तो ये ध्यान रखना, विद्युत धारा एम्पियर, बल न्यूटन। उसके अलावा आपका भार का भी न्यूटन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, भार का भी न्यूटन है। जूल किसका है, ऊर्जा का। और वॉट किसका है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। और वोल्ट पूछे तो विद्युत विभव। तो सभी का आपको ध्यान होना चाहिए। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जूल। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। 10 प्रश्नों को अपन ने देखा और कुछ विशेष इंपॉर्टेंट सूचना आपको देखनी है। कुछ बच्चे अभी भी मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं कि गुरुजी पीडीएफ भेजो, लेकिन अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको दिया गया है, वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखोगे तो टेलीग्राम लिंक लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम लिंक लिखा हुआ है, फेसबुक पेज लिंक, वहाँ जाके सभी को फॉलो कर दीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ आपको वीडियो पूरा होने के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो जल्दी से आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे और आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में लाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़े। आज के लिए इतना ही खूब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत।